हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो समय काल है 1540 से 1545 तक। इसके पहले हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने बाबर और हुमायूं को कवर कर लिया था। लेकिन जब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें जब हुमायूं का जब युद्ध हो रहा था, किसके बीच? शेर शाह सूरी से युद्ध हो रहा था। तो दो युद्ध हुए थे शेर शाह सूरी से, जिसमें कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध। इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को क्या किया था? हरा दिया था। तो इसलिए हमें शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो आज हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो शेर शाह सूरी, इनका जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था फरीद। तो बचपन का क्या नाम था शेर शाह सूरी का? बचपन का नाम फरीद। और एक बार क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी मालिक की जान बचाई थी। किससे? शेर से। और इन्होंने शेर को मार डाला था। इस वजह से इन्हें शेर खां की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? उपाधि कौन सी मिली थी? शेर खां की। किस कारण से मिली? शेर को मारने के कारण। और फिर इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। जौनपुर में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अरबी, फारसी, साहित्य और इतिहास में भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये जो फरीद है, अब हम इन्हें फरीद ही बोलेंगे क्योंकि इनके बचपन के बारे में हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। तो इनका बचपन का नाम था फरीद। तो जब बचपन में जब ये फरीद, तो इन्होंने ये अपने पिता के साथ सासाराम चले गए थे और वहीं कुछ थोड़े दिनों तक अपने पिता के साथ ही थे। उनका कारोबार संभाल रहे थे, उनकी जागीर की रक्षा कर रहे थे ये। कुछ समय के पश्चात फिर उन्होंने बिहार के शासक के यहाँ भी नौकरी की थी। और जब इन्होंने नौकरी की तो इन्हें बहुत अच्छा अनुभव भी प्राप्त हो गया था। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये बाबर की सेना में भी शामिल हुए थे। तो इस कारण से इन्हें शासन का क्या था, एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया था और मुगल शासकों के बारे में भी एक अच्छी जानकारी इन्हें प्राप्त हो गई थी। धीरे धीरे जो शेर खां थे, अब ये शेर खां बन चुके थे फरीद से, क्योंकि जब इन्होंने शेर को मार दिया तो इन्हें शेर खां के नाम से जाना गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, शेर खां ने बिहार में भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। कुछ दिनों के बाद इन्होंने बिहार में भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और बिहार को, पूरे संपूर्ण बिहार का ये शासक बन गए। संपूर्ण बिहार के शासक बन गए। संपूर्ण बिहार के ये शासक बन गए। फिर क्या हुआ? चौसा और कन्नौज के युद्ध में इन्होंने, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। इन्होंने किसे हराया था? हुमायूं को। और जब इन्होंने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? चौसा और कन्नौज के युद्ध में। चौसा और कौन सा युद्ध था? कन्नौज का युद्ध। इन दोनों युद्धों में शेर खां ने हुमायूं को हराया, अर्थात पराजित किया। हुमायूं को हराया। और इसकी डेट क्या है? 1539 और इसकी डेट है 1540। इन दोनों युद्धों में शेर खां ने हुमायूं को जब पराजित किया तो फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने जैसे ही पराजित किया 1540 में शेर शाह सूरी के नाम से ये भारत का सुल्तान बन गया। अर्थात जब इन्होंने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया, पराजित करने के बाद शेर खां अब शेर शाह सूरी के नाम से जाने लगे। अब ये शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बन गया। भारत का सुल्तान बन गया।
अर्थात क्योंकि इनका जो समय काल है वो 1540 से 1545 तक है। 1540 में इन्होंने हुमायूं को पराजित किया, तब तक इनका नाम, जब इन्होंने हुमायूं को पराजित किया तब तक इनका नाम शेर खा था। लेकिन हुमायूं को पराजित करने के बाद 1540 ईस्वी में ये स्वयं को शेरशाह सूरी के नाम से जाने लगे और भारत के सुल्तान बन गए। कौन? शेरशाह सूरी। अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वह काफी, शेरशाह सूरी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य संगठन और लगान संबंधी नीति थी उनसे ये काफी प्रभावित था और इस कारण से इन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ उनकी नीतियों को भी अपनाया और उनकी जो राजस्व संबंधी सुधार थे तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे राजस्व संबंधी सुधार, तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। ये हम लोग राजस्व संबंधी सुधार पढ़ने जा रहे हैं। किसका है ये? शेरशाह सूरी का। लेकिन इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीतियों को अपनाया है। राजस्व संबंधी सुधार, तो इन्होंने कौन कौन से राजस्व संबंधी सुधार को अपनाया है? सबसे पहले उन्होंने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारण किया। अर्थात जैसे कि बहुत कई तरह की भूमि होती थी, कुछ उपजाऊ भूमि होती थी, कुछ उपजाऊ नहीं होती थी, तो जिस प्रकार की भूमि होती थी उसी प्रकार से ये लगान लिया करते थे। उपजों की किस्मों के आधार पर ही कर निर्धारण किया करते थे। जैसा जिस प्रकार से उपज होता था खेतों में उसी तरह से ये कर लिया करते थे। भूमि की जो नाप होती थी वो पटवारी के माध्यम से रस्सी के द्वारा की जाती थी और जो नाप की इकाई थी वो गज थी। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो नाप की इकाई रखी थी, नाप की इकाई ये क्या थी? गज। नाप की इकाई क्या थी? गज। इसके बाद किसान जो थे वो भूमि का विवरण जब लिखित रूप में देते थे तो उसे कबूलियत कहा जाता था। भूमि का विवरण, भूमि का लिखित विवरण, भूमि का लिखित विवरण, इसको क्या कहा गया? भूमि के लिखित विवरण को कबूलियत, भूमि के लिखित विवरण को कबूलियत कहा गया। किसान भूमि का लिखित विवरण देते थे जिसे कबूलियत कहा गया। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होता था और इससे फायदा क्या होता था? उनका उत्पीड़न नहीं होता था, अर्थात बीच में बिचौलिए नहीं होते थे, डायरेक्ट सरकार से इनका लेन देन होता था। नगद रूप में कर देने का आदेश था। ये जो कर दिया जाता था उनका कर देने का मतलब ये आदेश दिया गया था कि आप लोग जो कर दे रहे हैं उसे नगद रूप में दें। अकाल एवं संकट के कारण जब नुकसान हो जाती थी तो उसका जो खामियाजा था, अर्थात जब क्षति हो जाती थी तो उसकी पूर्ति कौन करता था? वो सरकार करता था। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध रखा था, मतलब किसान और सरकार के बीच में सीधा संबंध रखा था, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया था। अर्थात शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। और रैयत मतलब होता ही है किसान, अर्थात किसान से सरकार का सीधा संबंध। तो शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मतलब किसान। तो अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी ना वो बहुत ही सुदृढ़ थी। प्रशासनिक व्यवस्था
ये हम लोग की हेडिंग हो गई, हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। तो जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने क्या किया, सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया था। इन्होंने डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी को बनाया था, और यहाँ से डाक जो होता था वो घोड़ों के द्वारा पहुंचाया जाता था। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन भी दिया जाता, नियमित रूप से। कोई भी व्यक्ति सीधे डायरेक्ट शेरशाह सूरी से मिल सकता था, अर्थात उन्हें किसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। वो डायरेक्ट शेरशाह सूरी से, कोई भी व्यक्ति, आम इंसान भी, आम जनता भी शेरशाह सूरी से डायरेक्ट मिल सकता था। और क्या था, और अब हम लोग प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका प्रशासन जो व्यवस्था था वो किस प्रकार से था। तो इनका प्रशासन कैसा था, इनका विभाजन जो प्रशासन का था, और उसमें जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन से थे हर एक प्रशासन के विभाजन में, तो उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केंद्र होता था, केंद्र के बाद सूबा होता था, फिर सिख, परगना, इसके बाद ग्राम। और ये जो ग्राम होता था, मतलब कई ग्रामों को मिलाकर परगना बनाया जाता था, मतलब कई ग्रामों को मिलकर परगना बनाया जाता था, कई ग्रामों को मिलाकर परगना का निर्माण किया जाता था, और कई परगनाओं को मिलाकर एक सिख का निर्माण होता था। कई परगनाओं को मिलाकर, परगना होगा, कई परगना को मिलाकर सिख का निर्माण होता था। और ये जो सिख है इसे क्या कहा गया था, सरकार। सिख को क्या कहा गया था, सरकार। सिख को सरकार कहा गया था। सूबा क्या था, इसको प्रांत कहा गया। और केंद्रीय प्रशासन है। तो हमें याद क्या रखना है, केंद्र प्रशासन है। सूबा, प्रांत को सूबा कहा गया, और जो ये सिख था इसे सरकार कहा गया। और परगना और ग्राम, कई ग्रामों को मिलाकर परगना बना था, कई परगना को मिलाकर सिख बनाया गया, और कई सिख को मिलाकर सूबा बनता था, और कई सूबों को मिलाकर एक केंद्र बनाया जाता था। और जो केंद्र होता था, केंद्र में कौन सा जिम्मेदार व्यक्ति बैठता था, वो होता था सुल्तान, भारत का सुल्तान। और सूबा में सूबेदार होते थे। सूबा में कौन होता था, सूबेदार। और सिख में सिखदार, सिखदारान, परगना में सिखदार हुआ करते थे। और ग्राम में कौन कौन होते थे, मुकद्दम, जिसे मुखिया कहा जाता था, पटवारी और चौकीदार। मुकद्दम अर्थात मुखिया, पटवारी, और कौन हुआ करते थे, और चौकीदार। ये कहाँ हुआ करते थे, ग्राम में। हम लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहाँ, ये जो प्रशासन था वो किस प्रकार से था, प्रशासन में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो केंद्र होती थी, केंद्र से छोटी इकाई सूबा, फिर सिख, फिर परगना, फिर ग्राम। कई ग्रामों को मिलाकर परगना का निर्माण होता था, कई परगनाओं को मिलाकर, परगना को मिलाकर सिख निर्माण होता था, और कई सिखों को मिलाकर सूबा, जिसे प्रांत कहा गया, और कई सूबों को मिलाकर केंद्र बनता था। प्रांत को सूबा कहा गया, सरकार को सिख कहा गया, और इस प्रकार से जो केंद्र होता था, केंद्र में सुल्तान होता था, सूबा में सूबेदार, और सिख में सिखदार, सिखदारान, और परगना में सिखदार। ग्राम में कौन होते थे, मुकद्दम, जिसे मुखिया कहा गया, पटवारी और चौकीदार। इस प्रकार से शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था
शेरशाह सूरी के कार्य। शेरशाह सूरी के कार्य या प्रजाहित के लिए शेरशाह सूरी का कार्य। प्रजाहित के कार्य। अब हम लोग जानते हैं कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो शेरशाह सूरी के ही कार्य होंगे सारे। तो कौन कौन से कार्य इन्होंने करवाए थे? तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले सर्वप्रथम सड़क एवं सरायों का निर्माण करवाया था, और इसके लिए इन्होंने 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उस क्या जो पहली सड़क थी, इन्होंने पहले क्या क्या बनवाया था? सड़क बनवाए थे और सराय बनवाए थे। नहरों का भी निर्माण कराया था, कुओं का निर्माण कराया था। तो क्या क्या बनवाया था? सड़कों का निर्माण कराया, सरायों का निर्माण कराया, और जो सड़क इन्होंने बनवाया था उसके दोनों तरफ वृक्षों को भी लगवाया था, नहरों का निर्माण करवाया, कुओं का करवाया, कुओं का निर्माण कराया। और जो इन्होंने 4 प्रमुख सड़कें बनवाई थी जो आज भी जानी जाती है। तो सबसे पहली सड़क कौन सी थी? सबसे पहली सड़क कौन सी है? ये कहां से कहां तक आती है? 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया। 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया। तो जो पहली सड़क है वो कहां से कहां जाती है? बंगाल में सोनारगांव, बंगाल में सोनारगांव, बंगाल में जो सोनारगांव है से दिल्ली तथा लाहौर, सोनारगांव से दिल्ली तथा लाहौर होती हुई, लाहौर से होती हुई अटक। अटक कहाँ है? ये है सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंध प्रांत, पाकिस्तान। तक जाती है। मतलब इन्होंने जो पहली सड़क बनवाई थी वो कहां से कहां तक था? बंगाल में सोनारगांव से दिल्ली तथा लाहौर से होती हुई अटक, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, यहां तक बनवाई थी। और कालांतर में बाद में क्या हो गया कि इसे ब्रिटिश काल में इस सड़क को काबुल तक और बढ़ा लिया गया था। ब्रिटिश काल में काबुल तक और बढ़ा लिया गया था, काबुल तक इसे और बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में इसे काबुल तक और बढ़ा लिया गया था, और यहां तक जब थी तो इसे सड़के आजम के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? सड़के आजम। सड़के आजम। ये जो सड़क है बंगाल से सोनारगांव से, और बंगाल में सोनारगांव से दिल्ली तथा लाहौर तक होती हुई अटक जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, यहां तक ये सड़क जाती है, जिसे सड़के आजम के नाम से जाना जाता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? ब्रिटिश काल में काबुल तक इसे और बढ़ा लिया गया था, इस सड़क को, ब्रिटिश काल में। और फिर क्या हुआ? बाद में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दिया। इसी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाने लगी। किसने? ये गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड।
दूसरी सड़क। तो जो दूसरी सड़क है वो कहां से कहां तक जाती है? शेरशाह सूरी ने जो दूसरी सड़क बनवाई थी वो आगरा से बुरहानपुर तक। कहां से कहां तक? आगरा से बुरहानपुर तक। और इसके बाद तीसरी सड़क आगरा से चित्तौड़गढ़ तक। तीसरी सड़क कहां से कहां तक? आगरा से चित्तौड़गढ़। आगरा से चित्तौड़गढ़ तक। और इसके बाद चौथी सड़क कहां से कहां तक थी? लाहौर से मुल्तान तक। लाहौर से कहां तक? मुल्तान तक। इस तरह से शेरशाह सूरी ने 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था। सड़कों के निर्माण से व्यापार, यातायात और संचार व्यवस्था में भी एक गति मिल गई थी। ये बहुत तेजी से होने लगा था क्योंकि आना जाना लोगों को आने जाने में आसानी होने लगी थी। और इसके बाद सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए थे, जो कि मैंने बता दिया। विश्राम के लिए इन्होंने सरायों का निर्माण करवाया था और पानी पीने के लिए कुएं भी खुदवाए थे। उसने शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा के लिए उन्होंने मदरसा और मकतबों का भी निर्माण कराया था। और इसके साथ साथ शेरगढ़ ये नामक शहर का भी नगर का भी निर्माण करवाया था। शेरगढ़ जो कहां पे है? दिल्ली में। दिल्ली के पास शेरगढ़ नामक नगर का भी निर्माण करवाया था। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले में किला ए कुहना दिल्ली के पुराने किले में किला ए कुहना, ये क्या है? मस्जिद है। ये शेरशाह सूरी ने कहा दिल्ली के पुराने किले में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसके साथ साथ क्या करवाया था? अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप। अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप बनवाया था। और इसकी खास बात यह है कि जब शेरशाह सूरी ने अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप बनवाया था, जो कि बाद में हुमायूं ने इसे शेरे मंडल पुस्तकालय के नाम से इसको परिवर्तित कर दिया था। इसी का नाम था शेर ए मंडल। शेरशाह सूरी ने अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप शेर ए मंडल का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में हुमायूं ने इसे पुस्तकालय का रूप दे दिया था। हुमायूं ने इसको बाद में शेर ए मंडल पुस्तकालय का नाम दे दिया था। किसने नाम दिया था पुस्तकालय का? हुमायूं ने। क्योंकि अंतिम समय में हुमायूं पुस्तकालय यही शेर ए मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और फिर लड़खड़ा के गिर गया था और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सूर्यवंश का पतन। तो सूर्यवंश का पतन कैसे होता है? 1540 में कलिंजर का एक युद्ध होता है जिसमें ये शेरशाह सूरी घायल हो जाता है, लेकिन घायल होने के बाद तुरंत मृत्यु नहीं होती है। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो कलिंजर का युद्ध हुआ था इसमें ये शेरशाह सूरी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था और कुछ दिनों के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे उन्होंने मात्र 10 वर्षों तक ही शासन किया, क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे कि उनके शासन को सुचारू रूप से चला सके। इस प्रकार से सूर्यवंश का, शेरशाह सूरी के सूर्यवंश का पतन हो जाता है, क्योंकि इनके इस बड़े से साम्राज्य को उचित तरीके से कोई संभाल नहीं पा रहा था। तो सूर्यवंश का यहीं पर पतन हो जाता है। ठीक है, और आज का ये जो क्लास था हमारा यहीं तक। सो
thank you for watching my this video. Please like, subscribe and share.